हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ को परचेस करने के पहले, खरीदने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में हर सावधानी का जिक्र करूंगा और उस सावधानी का क्या प्रोसेस है मैं सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह ज़मीन के खरीद बिक्री से संबंधित है। यह आपके जीवन में कभी न कभी आपके भविष्य में ज़रूर आएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यानी जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं यानी कि सेलर का आईडी प्रूफ ले लें। हो सकता है आप आधार कार्ड लें, वोटर आईडी कार्ड लें, पासपोर्ट लें या फिर अन्य आईडी प्रूफ उससे ले लें, ठीक है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज या ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसका भी कुछ कागज़ ले लें। लेकिन आपको उस आईडी प्रूफ को, उस ज़मीन के कागज़ को, उस प्रॉपर्टीज़ के कागज़ को वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अपने आईडी प्रूफ या फिर जो ज़मीन का कागज़ है कुछ भी दे सकता है, तो उसका वेरिफिकेशन भी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईडी प्रूफ यानी जो भी आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी कार्ड दिया है उसका आप वेरिफिकेशन थाने के द्वारा करवा सकते हैं। आप थाने में जा करके कोई मुंशी वगैरह से बात कीजिए तो आपको वहाँ पर आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अब बात उठता है कि प्रॉपर्टीज़ और जो ज़मीन का जो कागज़ है उसका वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील में, ठीक है। तहसीलदार के पास जाता है और वहीं से वेरीफाई होता है कि फलाना व्यक्ति का ये ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि वो ज़मीन जो है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ है उसी व्यक्ति के नाम से है, तभी फिर आप अगला कदम उठाएं। क्योंकि कभी कभी ये होता है, अगर आप उस व्यक्ति से एड्रेस प्रूफ नहीं लेंगे तो कभी कभी ये होता है कि वह पैसा ले लेता है कोई व्यक्ति और फिर भाग जाता है। फिर जब आप उसको खोजने के लिए जाते हैं पता ही नहीं है उसका। तो इसीलिए आपको उसका आईडी प्रूफ लेना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा कईयों के साथ घटना घटित हुआ है। इसीलिए आपको दूसरे के घटना से सीखना है। ऐसा नहीं कि वह घटना अपने के साथ भी गुजारना है, नहीं, दूसरे के घटना से हमको सीखना है। ये आप बात को ध्यान में रख लीजिए। अब दूसरा सावधानी ये है कि आप जिस ज़मीन को खरीदने के लिए जा रहे हैं उस व्यक्ति को वहाँ पर ले जाने के लिए कहिए, ठीक है। वहाँ पर ज़मीन किस तरह का है, कैसा है, उसके आसपास में कुछ लोगों से पता कीजिए कि ये ज़मीन अभी किसके हक में है। ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति बोल देता है कि फलाने जगह मेरा ज़मीन है, ऊपर से दिखा करके चल दिया और पैसा वगैरह ले लिया और रजिस्ट्री वगैरह कर दिया। बाद में पता चला आप वहाँ ज़मीन देखने के लिए गए, वहाँ जब अपना काम कराना स्टार्ट किए तो वहाँ के लोग या कुछ लोग जिसका ज़मीन है वो, ठीक है, विरोध करने लगा। तो फिर आपको थाना कचहरी चक्कर लगाना पड़ेगा पूरा एकदम 20 साल 15 साल तक। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, कुछ सावधानी बरतिए। आप वहाँ पर जाइए और उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टीज़ को देखिए, आसपास के लोगों से पता कीजिए कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है अभी किसके कब्जा में है। और साथ ही साथ जैसे कि मान के चल आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आप ज़मीन 5 बीघा खरीद रहे हैं, 5 बीघा, तो 5 बीघा अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर वो ज़मीन जो दे रहा है सेलर, उसका आप नापी भी करवा लें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो ज़मीन बेचा है वो तो बेच दिया, लेकिन जब खरीदने वाला वहाँ पर कोई जोत कोड़ करने के लिए या फिर घर मकान बनाने के लिए जाता है तो पता चलता है कि 5 बीघा के जगह पर 4.5 बीघा है या 4.25 बीघा है। तो नहीं, ऐसा स्थिति ना हो तो आपको क्या करना है, कोई अमीन को लेकर के जाना है और वहाँ पर ज़मीन का पूरा वेरिफिकेशन करवा देना है। और संभव हो सके तो जिस प्रॉपर्टी या ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसका पिलरिंग ज़रूर करवा लें, ठीक है, यानी बाउंड्री करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से क्या होगा, उस ज़मीन में किसी को आपत्ति होगा तो उसी समय, जिस समय आप पिलरिंग करेंगे, बाउंड्री करेंगे, उसी समय वह व्यक्ति सवाल खड़े करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो आप वो जरूर कीजिएगा। तीसरा ये है कि आप जिस भी प्लॉट को खरीद रहे हैं, मान के चलिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो जिस भी प्लॉट को आप खरीद रहे हैं आपको पता करना है कि इस प्लॉट में कितने हिस्सेदार हैं, कोई हिस्सेदार हैं या नहीं हैं, ठीक है। यह अकेले व्यक्ति है, आपको ये पता करना बहुत ही ज़रूरी है कि कितने हिस्सेदार हैं और उस प्लॉट का सभी हिस्सेदारों में बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारा घटना ऐसा घटा है कि जैसे कि पूरा प्लॉट है, उस प्लॉट में 3 भाई का हिस्सा होना था लेकिन कोई भाई ने पूरा प्लॉट को ही बेच दिया। अब बाद में अगर वहाँ पर व्यक्ति जाता है तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर 3 हिस्सेदार हैं और प्लॉट को वह व्यक्ति पूरा खरीद लिया है। तो वहाँ पर बहुत भारी समस्या हो जाती है। हालांकि आपको बाद में
बाद में न्याय मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा। तो उससे अगर बचना है, आपको फ्रॉड से बचना है, तो आपको ये सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए। तो वहाँ पर ज़रूर आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पर हिस्सेदार जितने भी हैं उनको ज़मीन मिला है कि नहीं मिला है, हिस्सेदार हैं कि नहीं हैं, ये आप ज़रूर पता कीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चौथी सावधानी ये है कि आप उस ज़मीन पर, जो व्यक्ति बेच रहा है यानी कि सेलर, उस ज़मीन पर कभी लोन वगैरह लिया था क्या, ये आपको ज़रूर पता करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी घटना सामने आई है कि कोई व्यक्ति ने ज़मीन पर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाया नहीं है और वह ज़मीन को बेच देता है, तो जो खरीदने वाला होता है उसको लास्ट में भुगतना पड़ता है इस चीज़ को। तो आप लोन को ज़रूर पता करें। तो आप कहिएगा कि लोन पता करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो आपको अगर लोन के विषय में पता करना है कि ज़मीन से कोई लोन वगैरह है क्या, तो आपको तहसील के पास जाना होगा, तहसीलदार के पास जाना होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अंचलाधिकारी के पास जाना होगा और वहाँ से आपको हर डिटेल पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस ज़मीन के नाम पर लोन वगैरह लिया है कि नहीं, कुछ टैक्स वगैरह भुगतान तो नहीं है। सारा चीज़ आप ये सब पता ज़रूर कर लीजिएगा। पाँचवां सावधानी ये है कि अगर आप ज़मीन का लेन देन का जो पैसा है आप उसको फिक्स कर लिए हैं कि इतना में ख़रीदना है, मान के चलिए उस ज़मीन को 5 लाख में ख़रीदना है, तो अगर फिक्स कर लिए तो एडवांस देते वक्त आप एग्रीमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे ही एडवांस कर देते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, ठीक है, तो ऐसे एडवांस नहीं करना चाहिए, आपको एग्रीमेंट पर एडवांस करना चाहिए ताकि अगर बाद में वह व्यक्ति बदलता है तो उसका कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि वह एडवांस ले लेता है और उसके बाद में अगर अगला आदमी उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हो गया, मान के चलिए आप 5 लाख में खरीद रहे हैं और अगला आदमी 2-3 दिन के बाद कह रहा है कि नहीं हम 5.5 लाख देंगे, 6 लाख देंगे, ठीक है, तो उसी को दे देगा वो ज़मीन, ठीक है, उसी के नाम से फिर एग्रीमेंट कर देगा। तो ऐसी समस्या आपके साथ घटित हो सकती है, तो आप एग्रीमेंट करवा लें, पूरा ज़मीन का चौहद्दी वगैरह सब कुछ लिखवा लें, उसमें पूरा उसका बायोडाटा लिखवा लें और साथ ही साथ में गवाह का भी वहाँ पर हस्ताक्षर करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवाह रहेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कानूनी प्रक्रिया में। और इस आम एग्रीमेंट के बाद जब आप उस पैसा को, जो बचा हुआ पैसा है, जैसे कि 5 लाख में आप 1 लाख भुगतान किए हैं तो 4 लाख जो बचा हुआ है, 4 लाख अगर आप उसको दे देते हैं तो तुरंत आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के उस ज़मीन का या उस प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्री आप करवा लेते हैं तब आप उस ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन जाते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं बनते हैं। पूर्णता बनने के लिए आपको उसको दाखिल खारिज भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के संबंध में मैंने वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल से उसमें समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।